नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आदित्य द्विवेदी, आपका ज्योतिष मित्र। आज एक नए विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपकी कुंडली से जुड़े हुए विषय वस्तु के बारे में ही जानकारी देंगे। उसके पहले अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं और रत्न रुद्राक्ष आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 7800771770 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करके व्हाट्सएप करके आप शुल्क और परामर्श की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको महादशा और अंतरदशा के बारे में कार्यक्रम दिया था, जिसमें आप 9 तारा मिलान से जाने थे कि आपकी जो महादशा है उसके अंतर्गत जितनी अंतरदशाएं हैं वे कैसी रहेंगी। आज उसी का पार्ट 2 है और मैं उस पहले पार्ट का लिंक जो है इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे दे दूंगा और उस पहले पार्ट में इसका भी लिंक दे दूंगा। अब महादशा और अंतरदशा देख के आप घबराइए नहीं। पिछले कार्यक्रम जो हम बनाए थे वीडियो इस पर, उससे मुझे अनुभव हुआ कि मुझे और आसान करना है थोड़ा सा, और आप बिना गुणा गणित, रियली बिना गुणा गणित के आप इस चीज़ को समझेंगे कि आपका वर्तमान, आप अपने वर्तमान को जान सकते हैं दशा महादशा से। पीछे की दशा महादशा देखेंगे तो भूत पता चल जाएगा और आगे का देखेंगे तो भविष्य पता चलेगा। आज मैं सामने आपको कुंडली रख करके बताऊंगा। ये एक कुंडली है, 12 मई 1988 का जन्म है, 11:40। इसी प्रकार से आपको अपनी कुंडली निकालनी है। देखिए, मैं टैब सामने रखूंगा और कुंडली निकालना सिखा दूंगा। कुछ लोग पूछे कि महादशा अंतरदशा कैसे पता चलेगा, तो आप अपनी मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए कुंडली का। एक्चुअली चूँकि इस समय जो सबसे लोकप्रिय ऐप है वो एस्ट्रोसैज है, ASTROSAGE। चूँकि मेरा अपना कोई ऐप नहीं है इसलिए मुझे कोई ऐप के द्वारा बताना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस ऐप का प्रचार बंद कीजिए। वास्तव में मैं किसी ऐप का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वह अपने जो मेरे ऐसे दर्शक हैं जिनको ज्योतिष नहीं आती, क्योंकि मेरी जो टैग लाइन होती है वो बिना गुणा गणित होती है, तो इसीलिए मुझे चीज़ों को आसान बनाना है। लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं बताने समझाने चल रहा हूँ, पहले जैसे महादशा अंतरदशा में बताने चल रहा हूँ, तो वो महादशा अंतरदशा है क्या, उनको मिलेगी कहाँ से, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। आप ज्योतिष के विद्वान हैं, आपको ज्योतिष पहले से आ रहा है, तो आपके लिए ये चीज़ सामान्य है। तो आप थोड़ा धैर्य रख के देखिए, आगे आपके लिए भी उपयोगी आएगा इसी कार्यक्रम में, लेकिन पहले बेसिक बताने दिया करिए। अब हम आपको ये भी सूचना दे दें कि मार्च अप्रैल तक हमारा अपना ऐप आ जाएगा कुंडली का, और मार्च अप्रैल तक हम ज्योतिष सिखाने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स भी शुरू करेंगे। चलिए, आप एस्ट्रोसैज ऐप ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म स्थान भर के कुंडली दिखाए पर जब जाएंगे तो आपकी कुंडली खुल जाएगी। जो कुंडली मैं नीचे बनाया हूँ वही कुंडली यहाँ पर सामने दिख रही है। अब किसी भी कुंडली का जो भविष्य है वह दशा और महादशाओं पर और गोचर पर निर्भर करता है। तो गोचर वाला अभी मैं आगे जब महादशा अंतरदशा खत्म हो जाएगा उसके बाद बताऊंगा। बहुत ही यूजफुल है, वीडियो स्किप ना करिए। मेन विषय तक जब तक मैं ना पहुंच जाऊं तब तक देखिए, मेन विषय तक पहुंचने के बाद आपको मज़ा आने वाला है। अब इस कुंडली में देखना है कि किसकी महादशा चल रही है। तो जब आप ऐप खोलेंगे तो यहाँ जो ऊपर 3 बिंदी बना है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ गया दशा का, इस पर क्लिक करिए और अभी देखिए किसकी महादशा चल रही है। यहाँ पर जो तारीख दी होती है ये दशाओं के ख़त्म होने की तारीख रहती है। जैसे यहाँ पर के माने केतु, 1 जून 2021 को केतु ख़त्म हो गया है, केतु की दशा, यानी 1 जून 2021 से शुक्र की चल रही है महादशा। अब शुक्र की महादशा में किसकी किसकी अंतरदशा कब है ये जानने के लिए आपको यहाँ पे टच करना होगा। अब निकल के सामने आ गया, शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चलेगी 1 अक्टूबर 2024 तक। तो जैसा पिछले कार्यक्रम में बताया गया था, अगर किसी ग्रह की महादशा है और उसकी अंतरदशा है
तो जन्म तारा का फल मिलता है, यानी उस दौरान व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। अब यानी इसमें वैसा ही अब हमको जानना है अपना भविष्य की, जब शुक्र में शुक्र खत्म हो जाएगा, यानी जैसा मैं कर्म करूंगा वैसा ही फल इसमें मिलेगा, सबको मिलेगा। जिसकी महादशा उसकी अंतर्दशा में जैसा कर्म करेंगे वैसा फल। फिर अगली दशाओं से ग्रह परिणाम देता है। तो शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा मुझे जाननी है, यानी 1 अक्टूबर 2024 से 1 अक्टूबर 2025 के बीच में मेरा समय कैसा रहेगा, यही मुझे जानना है। यानी शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा मुझे जाननी है। तो मैं नोट कर लेता हूं, मुझे कौन सा जानना है, शुक्र की महादशा में मुझे जानना है सूर्य की अंतर्दशा के बारे में, ये कैसा प्रभाव देगा। तो 9 तारा मिलान से पिछले कार्यक्रम में मैंने बता दिया, वहां से आपको अनुमान मिल जाएगा और बहुत ही रोचक विषय है, उस कार्यक्रम को देख लीजिएगा। अब इसको कैसे जान सकेंगे आप, मैं ये बता देता हूं। अभी टैबलेट की जरूरत फिर से पड़ेगी, तब मैं फिर उठाऊंगा। अभी मैं आपको मुख्य सूत्र बताने चल रहा हूं। पहले देखिए मुख्य सूत्र क्या है, शुक्र की महादशा है और सूर्य की अंतर्दशा है। पहले मैं आपको एक चीज, बहुत जनरल चीज बता देता हूं। कुंडली में देखिए, जिसकी महादशा और अंतर्दशा देखना है, महादशा वाला ग्रह कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, और जिसकी अंतर्दशा है वह कहाँ बैठा है। अगर जो महादशा का स्वामी है उससे अंतर्दशा वाला स्वामी 6, 8 और 12वें भाव में होता है तो खराब प्रभाव देता है 90% मामलों में। कुछ में अपवाद होता है, नियम बदल जाते हैं, लेकिन 90% मामले में यही चलेगा। जैसे मुझे शुक्र में सूर्य जानना है, तो शुक्र यहाँ पर है। अगर इसी शुक्र से 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे भाव में होता सूर्य तो अशुभ हो जाता। और अगर यहीं से अष्टम भाव में शुक्र की महादशा है ना, और सूर्य का देखना, अगर सूर्य अष्टम में हो जाता तो अशुभ प्रभाव देता, 12वें भाव में हो जाता शुक्र से 12वें तो अशुभ देता। लेकिन यहाँ से शुक्र से कहाँ बैठा हुआ है, 11वें भाव में, यानी लाभ भाव में बैठा हुआ है। एक रोचक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर देखिए जिसकी महादशा है वो कौन है, शुक्र। और शुक्र किस भाव का स्वामी है, लाभ भाव का स्वामी है। और सूर्य शुक्र से किस भाव में बैठा है, लाभ भाव में बैठा है। और सूर्य किस भाव का स्वामी है, धन भाव का। तो अगर हम प्रथम दृष्टिया देखते हैं तो शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा में धन की प्रबलता रहेगी, क्योंकि शुक्र भी धन के भाव से संबंध रखता है। सूर्य जो है शुक्र से 11वें में यानी धन से संबंधित भाव में है और धन भाव का स्वामी भी है। तो इसी प्रकार से आपको भी एक सूक्ष्म कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो मैंने पहला ये सिद्धांत बता दिया। अब अगर मान लीजिए कि सूर्य, जो भी आप जिस भी अंतर्दशा को महादशा को देखना चाहें वही देख सकते हैं। सूर्य के बाद जो अगली दशा आएगी उसके लिए भी यही नियम चलेगा। अब अगर यही सूर्य अगर यहाँ से अष्टम में हो गया, शुक्र से अष्टम में, तो तुरंत निर्णय नहीं लेना। अब मैं दूसरी विधि बताता हूँ कि आगे क्या करना। पहला तो पहले वीडियो से आप देख लीजिएगा, लिंक में है, 9 तारा मिलान से। दूसरा हो गया ये। तीसरा क्या है, जो बहुत ही अच्छी विधि है और बिना कैलकुलेशन के है, लेकिन परम गोपनीय है। हर ज्योतिषी इस चीज़ को क्लियर करता नहीं है, मैं आपके सामने कर रहा हूँ। आपको अपनी कुंडली में देखना है किसकी महादशा चल रही है, शुक्र की। और अंतर्दशा हमें किसका देखना है, सूर्य का। तो जिसकी महादशा में जिसकी अंतर्दशा देखना चाहें, वह ग्रह जिसकी राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पर सूर्य किस नंबर की गिनती में है, 1 नंबर की गिनती में। मुझे शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा देखनी है। तो ये कितनी अच्छी जाएगी, कितनी बुरी। तो शुक्र से सूर्य 11th में है, पहले सूत्र से लाभ। अब देखिए जिस ग्रह की अंतर्दशा देखनी है वह ग्रह किस राशि में है, किसकी राशि में है, किस राशि में है, राशि का स्वामी क्या है। जो राशि का स्वामी होता है उसे स्थूल अधिपति कहते हैं। मुझे शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा देखनी है तो सूर्य का स्थूल अधिपति मंगल हुआ। क्यों? क्योंकि सूर्य किसके घर में बैठा है, मंगल के। अब किसके घर में बैठा है तो कौन स्वामी होगा, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। अगर ग्रह 1 और 8 नंबर की गिनती में बैठा होगा तो स्थूल अधिपति मंगल होगा। जैसे मुझे निकालना है
कि शुक्र में चंद्रमा की महादशा कैसी जाएगी, तो मुझे चंद्रमा का स्थूल अधिपति निकालना होगा। अब अगर चंद्रमा 12 नंबर की गिनती में है तो स्थूल अधिपति कौन होगा, गुरु। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर ग्रह 2 नंबर और 7 नंबर की गिनती पर कुंडली में कहीं होगा तो स्थूल अधिपति शुक्र होगा। अगर ग्रह 3 नंबर और 6 नंबर की गिनती पर कुंडली में कहीं होगा तो स्थूल अधिपति बुध होगा। अगर ग्रह कुंडली में 9 और 12 नंबर की गिनती पर होगा तो स्थूल अधिपति गुरु होगा। अगर ग्रह 10 नंबर और 11 नंबर की गिनती पर कुंडली में कहीं बैठा है तो उस ग्रह का स्थूल अधिपति, अधिपति मतलब होता है स्वामी, स्थूल अधिपति शनि होगा। जैसे अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछता हूँ, आप लोग जवाब देंगे, कमेंट में जवाब देना है। बुध इस कुंडली में यहाँ पर देखिए 2 नंबर की गिनती में है, आपको जवाब देके बताना है बुध का स्थूल अधिपति कौन है। कमेंट में आप जवाब करेंगे। आगे देखेंगे, अगर ग्रह 4 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है तो स्थूल अधिपति चंद्रमा होगा। ग्रह 5 नंबर की गिनती पर बैठा है तो उस ग्रह का स्थूल अधिपति सूर्य होगा। इस प्रकार से 7 ग्रहों के 7 अधिपति होते हैं। मुझे सूर्य की अंतर्दशा देखनी है शुक्र में, तो सूर्य का स्थूल अधिपति कौन हुआ, मंगल हुआ। अब इसी प्रकार से सूर्य का सूक्ष्म अधिपति कौन है ये निकालना है। तो ग्रह जिसकी राशि में बैठा है, नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में भी, कोई भी ग्रह जिसकी राशि में बैठता है उस राशि का स्वामी उस ग्रह का स्थूल अधिपति हो जाता है। सूर्य का स्थूल अधिपति मंगल है। गुरु का स्थूल अधिपति कौन होगा, जैसे अभी मुझे गुरु का निकालना होगा तो मुझे गुरु का स्थूल अधिपति देखना होगा। तो गुरु का स्थूल अधिपति मंगल है, क्योंकि गुरु भी 1 नंबर में बैठा, 1 का स्वामी कौन है, मंगल। ये हो गया स्थूल अधिपति निकालना। अब निकालेंगे सूक्ष्म अधिपति। सूक्ष्माधिपति कौन होता है, इसके लिए आपको देखना होगा, जिस ग्रह की अंतर्दशा जाननी है वह ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का स्वामी जो होता है वह सूक्ष्म अधिपति होता है। शुक्र में हमें सूर्य की अंतर्दशा निकालनी है, तो हम सूर्य जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के स्वामी को देखेंगे। अब यहाँ पर क्लिष्ट है, सूर्य किस नक्षत्र में बैठा है कैसे पता चलेगा, तो अब हमें फिर से एक बार टैबलेट लेके आपको समझाना पड़ेगा। जिस कुंडली को आपने खोला था उसी कुंडली के माध्यम से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप साथ हमारे बने रहिए। आपने अपनी कुंडली डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, खुल गई। आप यहाँ पर हमें सूर्य को देखना है किस नक्षत्र में है, तो ऐसे जब आप देखेंगे, ये तो लग्न कुंडली है, फिर नवमांश है, ऐसे स्क्रॉल करते हुए बढ़ते जाइए और जब आप बढ़ते जाएंगे तो एक कॉलम मिलेगा ग्रह स्थिति का। तो ग्रह स्थिति वाले कॉलम में ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है सूर्य। सूर्य मेष राशि में है, इतने अंश पर है, और सूर्य किस नक्षत्र में है यही लिखा गया है। सूर्य यहाँ पर देखिए किस नक्षत्र में है, कृतिका नक्षत्र में। इसी प्रकार से अगर आप अपनी कुंडली में बुध का देख रहे हैं तो बुध को देख लीजिए जिस नक्षत्र में होगा, इसी लाइन में यहाँ जो नक्षत्र लिखा हुआ है इसी लाइन में पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। तो मेरा सूर्य, अभी मैं एग्जाम्पल पे समझा रहा हूँ, तो सूर्य किस नक्षत्र में है, कृतिका। अब कृतिका नक्षत्र का स्वामी कौन होता है ये आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, या फिर इसी को एक बार ऐसे आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ पर ग्रह स्थिति वाले में कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है पता चला, और जब आप ऐसे आगे बढ़ा देंगे ग्रह स्थिति सब में आएंगे तो सूर्य देखिए यहाँ पर लिखा है ना माने नक्षत्र, नीचे बताया भी गया है यहाँ पे, रा माने राशि, ना माने नक्षत्र स्वामी। तो यहाँ पे सूर्य मंगल की राशि में बैठा है, जैसा कि मंगल स्थूल अधिपति आया था हमारा। तो सूर्य मंगल की राशि में है और सूर्य ना माने नक्षत्र, इसी लाइन में देख लीजिए। सूर्य जो है सूर्य के ही, कृतिका किसका नक्षत्र होता है, सूर्य का ही होता है, यानी सूर्य कृतिका नक्षत्र यानी सूर्य के ही नक्षत्र में बैठा है। तो इस कुंडली में सूर्य का स्थूल अधिपति, सूक्ष्म अधिपति कौन हो गया, स्वयं सूर्य ही है। एक दूसरे उदाहरण से मैं समझाऊंगा, जैसे गुरु,
गुरु का सूक्ष्म अधिपति जानना है तो आप पहले देखिए गुरु किस नक्षत्र में बैठा है, भरणी। तो यहीं से आप देखते हुए आ जाइए, गुरु भरणी नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र स्वामी गुरु के सामने नक्षत्र स्वामी लिखा है शुक्र, यानी गुरु शुक्र के नक्षत्र में है। तो इस कुंडली में सूक्ष्म अधिपति गुरु के लिए कौन हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये मैं प्रचार के लिए नहीं किसी ऐप को बोल रहा हूँ कि इस ऐप को खोलिए इसमें देखिए। मैं चाहता हूं कि मेरे जो नवीन दर्शक हैं, जो जिज्ञासु दर्शक हैं, जो मोटी पुस्तकें नहीं पढ़े हैं ज्योतिष की, उनको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ज्योतिष आ रही है, आप ज्योतिष पहले से जान रहे हैं और तब आप मेरा कार्यक्रम देखें और लाइक कर रहे हैं, तो मैं उसे सार्थक नहीं मानता हूं। एक नवीन दर्शक जो अभी जल्दी ही ज्योतिष में एंट्री किया है, या कोई ऐसा दर्शक जो अभी नए सिरे से सीखना चाह रहा, उसकी रुचि है, अगर मैं उसको थोड़ा सा चीज़ों को समझा ले जाऊंगा तो मेरी मेहनत सफल है। मैंने एस्ट्रोसहज ऐप से संपर्क भी किया, लोगों ने कहा आप प्रचार करें, मैंने संपर्क किया, बोला मैंने ईमेल लिखा, फ़ोन किया कि भाई देखिए मैं वीडियो बनाता हूँ, आपके ऐप से बता रहा हूँ, हाँ कुछ दीजिए, हमको रुपया पैसा कुछ दान दक्षिणा दीजिए। कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये मैं प्रचार कर रहा हूँ रुपए के लिए। जल्दी मेरा अपना ऐप आ जाएगा तो मैं उससे आपको बताऊंगा। चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आपका ध्यान विषय वस्तु पे केंद्रित होना चाहिए कि व्यक्ति किस विषय को बता रहा उसको समझिए। विषय वस्तु पे फोकस करिए। चिड़िया को ना देखिए, चिड़िया की आंख को देखिए, जो कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया था। तो चिड़िया नहीं, चिड़िया की आंख, यानी विषय वस्तु पे फोकस करना ज़्यादा ठीक है। और आप हमारे ज़्यादातर वीडियो को देखते हैं, मैं कोई ज़्यादा आपको लेक्चर नहीं देता कि कार्यक्रम शुरू करने के पहले आपको ढेर सारा पकाऊं फिर बाद में लेक्चर दूं। मॉरल ज्योतिष का काम है, ज्योतिष के टू द पॉइंट बात करता हूं। आज मैं थोड़ा बोल रहा हूं क्योंकि लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए, मेरी मेंटालिटी समझ में आ जाए। मैं हमेशा टू दी पॉइंट चलता हूं। अगर आप हमसे कुंडली परामर्श भी लेते हैं तो मैं सीधा टू दी पॉइंट ही चलता हूं। कुंडली पे बात करूंगा, ये ऐसा, ये खराब, इसका ये उपाय होगा, ये इस समय में ये ऐसी चीज़ें होने की संभावनाएं हैं, इसका ये निदान कर लीजिएगा। मैं वीडियो में भी टू दी पॉइंट ही चलता हूं। चलिए विषय पे आ जाते हैं। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा। कभी कभी कड़वा बोलने का मन करता है, आज हमने थोड़ा बहुत आपको समझाया है। तो सूक्ष्म अधिपति जो हुआ स्वयं सूर्य ही है। तो आपको जिस ग्रह की अंतर्दशा देखनी है उसके लिए स्थूल अधिपति और सूक्ष्म अधिपति निकाल लेना है। यहाँ पे सूर्य का जो सूक्ष्म अधिपति है मंगल है, और स्थूल अधिपति मंगल है, और सूक्ष्म अधिपति सूर्य है। तो ये इन दोनों को निकाल के आपको क्या करना है, आपको यह देखना है। एक तो पहली विधि याद रखिएगा, फिर अब एक दूसरी विधि, जो ये विधि अभी काम आएगी इसी में टैली करने के लिए। जो शुक्र है उससे सूर्य किस भाव में है, 11वें भाव में है। यहाँ पर किस भाव में बन रहा है, तो यहाँ पे सूर्य और शुक्र का जो है, सूर्य शुक्र से 11 में है, 6, 8, 12 में नहीं है, यानी पॉजिटिव है। अब यहाँ से देखिए कैसा है, जो स्थूल अधिपति आया, जो सूक्ष्म अधिपति आया, वह महादशा नाथ से किस भाव में बैठा है यही देखना है। शुक्र यहाँ पर है और मंगल को देखिए कहाँ पर बैठा है। शुक्र से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अष्टम में पड़ गया। स्थूल अधिपति अच्छा नहीं बैठा है, 6, 8, 12 में बैठेगा तो खराब करेगा। शुक्र से अष्टम में मंगल बैठ गया, यानी सूर्य का स्थूल अधिपति इस महादशा में सूर्य को सपोर्ट नहीं कर रहा, यानी यहाँ से एक निगेटिव पॉइंट जनरेट हुआ और यहाँ से पॉजिटिव पॉइंट जनरेट हुआ था। अब जो तीसरा बचा उसको भी देखेंगे। सूर्य जो सूक्ष्म अधिपति आया है वह शुक्र से 11th में बैठा है, यानी यहाँ पे 11th हाउस में है, ये पॉजिटिव बन रहा है। तो इन 3 विधियों से आप टैली करिए। अगर 2 विधियों में 6, 8, 12 में आ जाएगा तो जान लीजिएगा वह दशा बहुत ही हानिकारक होने वाली है, और अगर 2 विधियों से अच्छा आ जाएगा तो वह दशा
काफ़ी लाभकारी होने वाली है। अब मैं इस कुंडली में निष्कर्ष यह निकालूंगा कि जैसे एक चीज़ और जान लीजिए, कोई भी ग्रह जो दूसरे ग्रह से अष्टम में होता है वह नुकसान पहुंचाता है। तो सूक्ष्म और स्थूल अधिपति के रूप में भी मंगल अष्टम में है और कुंडली में भी मंगल अष्टम में है शुक्र से। और सप्तम भाव में लग्न से कौन सा भाव पड़ेगा? सप्तम भाव पड़ेगा। शुक्र सप्तम भाव किसका कारक होता है? पत्नी का। और शुक्र किसका कारक है? पत्नी का। यानी यहां से आप देखिए, जो पत्नी का भाव विचार होता है शुक्र से, उसके अष्टम में मंगल है। यानी जब शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो मंगल के कारण इस जातक के पत्नी को तकलीफ होने वाली है। ऐसे अगर मान लीजिए गुरु आपकी कुंडली में, यहाँ गुरु किसका कारक होता है? संतान का। अब इस संतान भाव से अष्टम में मतलब गुरु से, गुरु जहाँ कहीं भी बैठा हो कुंडली में, गुरु से अष्टम में जो पाप ग्रह रहेगा उसकी अंतर्दशा में संतान को तकलीफ होगी। चतुर्थ भाव से क्या देखते हैं? माता का। माता का कारक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा कुंडली में कहीं मान लिया यहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा से अष्टम गिन लीजिए, यहाँ आएगा। जब भी चंद्रमा से अष्टम में जो पाप ग्रह बैठा है या जो सूक्ष्म स्थूल अधिपति आया है अष्टम में चंद्रमा से अष्टम का, वह माता को कष्ट देगा। किसी भी ग्रह से जिस चीज का विचार होता, जैसे शनि से हम विचार करते हैं अपने कर्मचारियों का, नौकरों का, सेवादारों का, तो शनि से जब अष्टम में मंगल रहेगा तो आपके कर्मचारी और सेवादार आपको परेशान करेंगे। तो इस प्रकार से टैली कराना होता है। चूंकि शुक्र से अष्टम में मंगल पड़ रहा है इस दशा के माध्यम से भी, और कुंडली में भी है, कुंडली मांगलिक भी है, लगन से सप्तम में भी मंगल बैठ के मांगलिक, यानी इस दशा में पत्नी को तकलीफ देने वाला है, लेकिन फाइनेंस को लेकर के बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि दोनों प्रकार से सूर्य लाभ भाव में ही पड़ रहा है और धन भाव का चूंकि स्वामी भी है, इसलिए यह दशा इस व्यक्ति को बहुत पैसा देने वाली है। शायद जीवन का सबसे अच्छा पैसा इसी दशा में यह जातक कमाए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले कार्यक्रम में मैं दशा महादशा पे अभी एक कार्यक्रम और आएगा जिसमें नक्षत्र के द्वारा ही बताया जाएगा, जिसकी महादशा है वह किस नक्षत्र में है, जिसकी अंतरदशा है वह किस नक्षत्र में है। तो उस हिसाब से भी आपको अगले कार्यक्रम में समझाएंगे। इसका तीनों पार्ट पूरा हो जाएगा, फिर हम गोचर के बारे में आपको जानकारी देंगे। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।